नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। जी हां, संघर्षों की वे कहानियां जिनके बलबूते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना और न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपितु अपने साथ साथ समाज जीवन के अलग अलग आयामों में जो संगठन खड़े किए वे भी अपने अपने क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े संगठन बन गए। चाहे बात हो किसानों के क्षेत्र की, बात हो चाहे विद्यार्थियों की, या बात हो विद्यालयों की श्रृंखला प्रारंभ करने की, या राजनीतिक क्षेत्र की बात हो, जहां संघ की धमक रही वहां पूरे जोर शोर से रही। क्यों रही? क्योंकि ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की, चले उतारे आरती, मां की पावन आरती। ये पावन विचार लेकर जो कार्यकर्ता, जो स्वयंसेवक 100 वर्ष पहले चले थे, उसी परंपरा को आज भी अनेक लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज बात करने के लिए हमारे साथ में है राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्रीमान मदन जी दिलावर। दिलावर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मदन जी दिलावर एक ऐसा नाम है जिनको आप राजनीति के कारण चाहे जानते होंगे, लेकिन उनका मूल, उनकी पाठशाला और उनके संस्कार वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते हैं। लोग जानते होंगे उनको अपने दिलेर बयानों के लिए, और लोग कहते भी हैं कि दिलावर ऐसे कि जो दिलेर और बेबाक बयान दे। लेकिन आज जानेंगे उनसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में किस प्रकार से उनका संपर्क हुआ। तो सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि संघ से पहला परिचय आपका किस प्रकार से हुआ? संघ का पहला परिचय लगभग 1973 में मेरा हुआ था। मेरे गांव में पहली बार शाखा लगी थी जी। क्योंकि मेरे गांव के कुछ विद्यार्थी 12 में पढ़ते थे, तो वहां से 12 के कुछ लोग आए शमशब जी। और हमारे गांव के छात्रों के साथ उन्होंने शाखा लगाई, जिसमें मेरे ताऊ जी के बड़े बेटे भी थे, छीतरलाल जी आर्य, और एक राम रतन जी सेन जी। वो भी थे। उन्होंने दोनों ने शाखा लगाई जी। और हमारा उस शाखा में जाना हुआ। 3-4 दिन वो शाखा लगी, फिर बंद हो गई। जी। उसके बाद में कुछ वर्षों के बाद हमारे गांव का जो स्कूल था, मिडिल स्कूल था, उसके बाद में पढ़ने के लिए अटरू गया। तब वहां मुझे लगा कि यहाँ शाखा लगती है, तो हम देखने के बहाने, खेलने के बहाने वहां जाते थे। धीरे 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 सा लगा कि यहाँ अच्छा है, संस्कार मिलते हैं। तो उसके साल भर बाद मन में आया कि मैं भी इस काम में क्यों नहीं सहयोग करूं। जी। तो 1 साल तक सोचता रहा। फिर 11वीं पास जब मैं कर रहा था, तब लगा कि मुझे भी संघ का काम करना चाहिए। तो उसी बीच में राष्ट्रीय संघ के प्रचारक थे वहां, तहसील प्रचारक मुरलीधर जी नागर। मुरलीधर जी नागर तहसील प्रचारक थे उस समय? तहसील प्रचारक थे जी। उनके संपर्क में उनसे बातचीत की। मैंने कहा जी मैं भी आपकी तरह काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उस समय तत्कालीन हमारे जिला प्रचारक थे परमानंद जी भाई साहब, उनसे बातचीत की। फिर उनसे मिलवाया। उन्होंने डराया मेरे को कि यहाँ बहुत परेशानियां होती है, बहुत काम करना पड़ता है, घर बार छोड़ना पड़ता है, तुमसे संभव नहीं होगा। मैंने कहा जी मैं करूंगा। तो जो 11वीं का अंतिम पेपर मेरा प्रैक्टिकल था जी, उसको देख करके मैं सीधा अटरू से 12 चला गया। अच्छा। और कुछ एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा थे, वो चड्डी बनियान लेकर और मैं चला गया। तो 11वीं कक्षा में ही विस्तारक प्रचारक बनने का विचार आ गया था? हाँ जी। अच्छा। तो आप जब कपड़े लेकर आगे चल दिए निकलने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। तो संघ कार्यालय 12 गया जी। तो जिला प्रचारक जी ने बातचीत करके मेरे को, और कोयला गांव है एक, कोयला गांव है 12 जिले का। 12 जिले में कोयला गांव? हाँ। वहां छोड़ के आए, वहां के कुछ कार्यकर्ताओं से परिचय करा के आए जी। और तुम यहाँ काम करो। तो छोटी सी एक जो वहां के कार्यकर्ता थे, उसका घर था, उसमें बाहर की जो दुकान टाइप होती गांव में जैसा होता है वो थी, उसमें मैं रहा और शाखा लगाता भी सही, सीखता भी सही।
तो वहां मैं 6 महीने रहा। उन्होंने मेरे को देखा कि हाँ काम कर रहा है, कर सकता है। तो फिर 6 महीने के बाद मेरे को उन्होंने केलवाड़ा, जो बारां जिले का शाहबाद तहसील का बड़ा कस्बा है, जी। वहां ले गए। बोला अब तुमको यहाँ काम करना है। और वहां के मांगीलाल जी गौड़, जो पीटीआई थे लेकिन संघ के कार्यकर्ता थे, अच्छे कार्यकर्ता है, उनसे मिलाया और उनका कहा कि अब यहाँ काम करना है। तो उनके साथ मिलकर के हमने काम प्रारंभ किया। लगभग साल भर वहां मुझे रखा। उसके बाद तहसील मुख्यालय शाहबाद है, वहां शाहबाद कहा कि अब तुम वहां काम करोगे, जिसमें केलवाड़ा भी शामिल था। वहां जाकर के मैं वहां काम किया। वहां मैंने 2.5 साल के आसपास काम किया। तहसील प्रचारक हो गए होंगे तब तक? हाँ, हमको तहसील प्रचारक का नाम दिया गया। और उस क्षेत्र में मैंने घूम घूम कर काम किया, क्योंकि वहां उस समय सड़कें नहीं थी, आवागमन के कोई दूसरे साधन भी नहीं थे। तो साइकिल से ही हम जाया करते थे। लगभग कितने किलोमीटर साइकिल चला लेते होंगे प्रतिदिन, एक अनुमान के हिसाब से बात करें तो? प्रतिदिन तो क्या था कि हम प्रवास पर जाते प्रवास पर जाता था, लेकिन कुछ गांव ऐसे थे जहां हमको साइकिल को कंधे पे लेकर जाना पड़ता था। कंधे पर लेके जाना होता? हाँ, जब हम जाते शाहबाद से राजपुर जी, तो इतनी घाटी थी कि वह साइकिल पर बैठकर चढ़ नहीं सकते थे, और यदि दूसरी होके जाएंगे तो बड़ा लंबा पड़ता था। तो वो घाटी चढ़ने के लिए साइकिल को कंधे पे लेते थे, लेता था और फिर चढ़ता था। और जंगली जानवरों का डर भी वहां बना रहता था कि घना जंगल था। तो राजपुर जाया करते थे, वहां ऐसे करके कई गांव में शाखा लगाते थे। तो ऐसे कभी भय नहीं लगता था कि रास्ते में अकेले जा रहे हैं, दुर्गम घाटियां हैं, साइकिल कंधे पर है, जंगली जानवर, कोई पैंथर, कोई टाइगर, कोई आ गया? लगता था, लेकिन हम हनुमान चालीसा का जितनी भी आती थी 2-4 पंक्तियां, उसको गुनगुनाते हुए और निकल जाते थे। एक सवाल और करूंगा, आपके अनुभव तो साथ में लेंगे ही। जैसे आपने बताया 11वीं की परीक्षा देने के बाद में आप विस्तारक प्रचारक निकल गए, जिला प्रचारक जी से बात हो गई। परिवार में उस समय किस प्रकार की परिस्थिति थी? क्या घर वालों से पूछकर निकले थे, उनकी सहमति थी, या घर वाले परेशान थे? घर की क्या परिस्थिति रही होगी? घर वालों को तो मैंने बताया नहीं था निकला तब। लेकिन मेरी बचपन में शादी हो गई थी जी। कुछ दिन तो हमारे परिवार वालों को लगा कि पता नहीं कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद किसी को पता चला कि वो तो उधर केलवाड़ा की तरफ गया, शाहबाद तहसील में गया। लोगों ने कुछ ने, गांव वालों ने, क्योंकि शाखा तो जानते नहीं थे, संघ को जानते नहीं थे, बोला वो तो डकैत बन गया है और कर गया। ऐसी चर्चाएं बहुत चली। इस तरह की भी चर्चा हो गई? हाँ, बहुत चली इस चर्चाएं, इस प्रकार की चली जी। फिर घर वालों को 2-1 महीने बाद पता चला कि मैं संघ के संपर्क में हूँ। तो प्रचारक तो समझते भी नहीं थे जी। और शाखा वाले ले गए उसको, ऐसा उनको कहा गया। तो 6-7 महीने के बाद फिर बड़ा लगा कि माँ की बहुत रोती है या ऐसा परेशान रहती है। तो फिर मैं एक दिन घर आया। घर आके मैंने माँ को समझाया, मैंने कहा ना तो मैं डकैत बनाऊं ना कुछ बनाऊं, और मैं तो ये संघ का काम करता हूँ, ऐसा ऐसा करता हूँ, ये देश की सेवा है जी। तो मेरे से आश्वस्त हो गई वो, तो ठीक है, गलत जगह नहीं है। लेकिन पिताजी को नाराजी थी। अच्छा। तो आपने जैसे ये अपना बताया अनुभव कि घाटियों में जाते थे, साइकिल कंधे पर होती थी, बीहड़ जंगल होता था, तो उस समय बड़े जो प्रचारक हैं वे एक तरीके से आपको बताते भी होंगे, अपने अनुभव भी बताते होंगे, और किस तरीके से काम किया जाए। ये तो एक परिस्थितियों की बात हुई, लेकिन समाज में किस तरह का भाव, किस प्रकार का रिस्पॉन्स उस समय मिलता था जब आप काम करते थे? देखो, उस समय 1-2 स्थानों पर तो अच्छा रेस्पॉन्स मिलता था, लेकिन शेष मेरा सोचते थे शायद नौकरी करता होगा। अच्छा। और इसको सरकार तनख्वाह देती होगी। तो कई बार तो भोजन की भी नहीं पूछते थे। कई बार कर करके भोजन कर के करना पड़ता, भी मुझे भोजन करना है जी। तो ऐसे करके, पर 2-4 महीने में स्थितियां धीरे धीरे सुधर गई थी। वो भी समझ गए कि ये तो बच्चों को खिलाता है जी। बच्चों को गीत करवाता है। और तो फिर धीरे धीरे वो पूछने भी लगे। कितने वर्ष प्रचारक रहे आप? मैं लगभग 3.25 या 4 साल के लगभग में रहा हूँ। फिर प्रचारक जीवन से जब आप वापस लौटे तो क्योंकि क्या हुआ उसके बाद जीवन वापस मुख्य पटरी पर कैसे आया? मैं आना नहीं चाहता था वापस जी।
लेकिन मेरे ससुर जी हाँ। और मेरे पिताजी जी। दोनों मिलकर के राजेंद्र जी भाई साहब हैं, जो उस समय विभाग प्रचारक हुआ करते उस समय विभाग प्रचारक हुआ करते, बाद में क्षेत्र के संपर्क प्रमुख भी रहे। जी। सबसे वरिष्ठ प्रचारक है आज वो। हाँ, तो उन्होंने आकर कहा होगा भी हम हमारी बेटी का क्या करें, इसकी तो शादी हो गई है। जी। और उन्होंने कहा भी वो तो संघ का काम करना चाहता है। बोला ठीक है, संघ का काम करना चाहता है, लेकिन हमारी परेशानी को कौन समझेगा। पिताजी ने दोनों ने उनसे अनुनय विनय किया होगा। जी। तो उस समय तो उन्होंने क्या कहा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं जिला हेडक्वार्टर पर आया कि कोई कार्यक्रम था, तो राजेंद्र जी साहब मिल गए। तो उन्होंने कहा कि बच्चों तुम घर जाओ। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि शायद मेरे से कोई बड़ी गलती हो गई है। तो मैं घंटा आध घंटा बहुत परेशान रहा। फिर मैंने हिम्मत करके पूछी भाई साहब से। मैंने कहा राजेंद्र साहब मेरे से क्या गलती हो गई। बोला तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम्हारी बचपन में शादी हो गई है, और जिसकी शादी हो गई उसको घर गृहस्थी संभालना चाहिए। बड़े स्नेह से, प्रेम से जब राजेंद्र जी ऐसा बात करते थे तो बच्चों ये शब्द बहुत बोला करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ठीक है, मैं घर चला गया। घर वापस लौटने के बाद में कैसे, क्या कुछ रहा, क्या कुछ आजीविका के लिए, जीवन आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ काम किया? घर चला गया, और घर जाने के बाद घर वालों ने, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, तो हमारे यहाँ जो गोणा एक प्रथा है, जो शादी होने के बाद जब शादी लायक उम्र हो जाती है, तो अपनी पत्नी को घर लाने लेने जाते हैं, उसको गोणा बोलते हैं। वो उत्सव के रूप में होता है। तो घर वालों ने करा दिया, पत्नी आ गई। तो उसके आने के बाद कुछ दिनों बाद राजेंद्र साहब ने मेरे को बुलाया किसी मैसेज करके, और मेरे पढ़ाई के 11वीं के सारे कागजात देखे, मार्कशीट वगैरह वगैरह। बोला उनका बच्चों तुम अभी पढ़ सकते हो। और ठीक है। तो किसी ने कहा तुम इंजीनियरिंग कर लो। मैंने इंजीनियरिंग 4-5 साल की होती, बहुत मुश्किल होगा, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो मैंने पॉलिटेक्निक में फॉर्म भर दिया। पॉलिटेक्निक में मैं मेरिट में आ गया नाम, और मैंने एडमिशन ले लिया। तो मैं बीकानेर में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वहां से किया। फिर मैं घर आ गया। वहां भी मैंने विद्यार्थी परिषद का काम किया। विद्यार्थी परिषद में भी ऐसी स्थितियां थी, पॉलिटेक्निक कॉलेज है बीकानेर में, कि वहाँ कुछ SFI के स्टूडेंट थे, कुछ और दूसरे थे। वहाँ 2 गुट भी थे, एक राजपूत का गुट, एक जाटों का गुट। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वालों को चुनाव नहीं लड़ने देते थे। और एक शैलेश अवस्थी, एक मेरे दोस्त थे, वो अभी नहीं रहे दुनिया में। हम दोनों ने तय किया कि अब चुनाव तो लड़ना है। तो हमने शैलेश अवस्थी जी का फॉर्म भरवा दिया। चुनाव लड़े, हालांकि हम चुनाव हारे, लेकिन हमने विद्यार्थी परिषद को प्रवेश कराया। और आज विद्यार्थी परिषद वह अच्छी स्थिति में है। तो विद्यार्थी परिषद में भी कोई जिम्मेदारी रही संगठन में कभी? मैं कॉलेज प्रमुख मेरे को रखा। अच्छा, बनाया। संघ में आप जिला प्रचारक रहे, कौन से जिले के? नहीं, मैं जिला प्रचारक नहीं, तहसील प्रचारक। अच्छा, तहसील प्रचारक तक रहा। और 12 जिले के जो शाहबाद तहसील है उसका, उसमें रहा हूँ। फिर विद्यार्थी परिषद के साथ भी जुड़ाव रहा थोड़े समय का। हाँ जी। आपने आजीविका के लिए क्या कुछ वो स्थिति बनी जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि राजेंद्र जी साहब ने बुलाया, कागज देखे, तो आपने डिप्लोमा कर लिया? आजीविका की स्थिति हमारी, मैंने कहा आर्थिक स्थिति हमारी परिवार की ठीक नहीं थी। फिर भी मेरी माँ और मेरी पत्नी मजदूरी करती थी, कुछ काम करती थी, उससे जो पैसा होता था 200 रुपए महीने हमको बनियाड से भेजा करते थे। जब घर लौट के आया तो मुझे लगा कि अब क्या करें, क्योंकि नौकरी तो मिली नहीं थी, और तत्काल मिलती भी नहीं, आप जानते हैं। तो मेरे बड़े भाई कपड़े बेचने का काम करते थे साइकिल पर। मैंने भी उनसे कुछ कपड़ा लिया, और मैं भी साइकिल पर बांधकर गांव गांव बेचने जाया करता था। तो 15-20 किलोमीटर की दूरी तक हम कपड़ा बेचने जाते थे, और ऐसे ही आवाज लगाते थे, लो घाघरा, लुगड़ा, ब्लाउज का पीस, ऐसे करके आवाज लगाते थे। और जगह जगह वो जो हमारी गांठ होती थी, उसको लोग खुलवाते थे, फिर कपड़े पसंद करते थे। किसी को कपड़ा पसंद नहीं आता था या भाव में नहीं जैसा, तो वापस बांध के रखते थे। तो ऐसे जो दिन भर में जो कपड़ा बेचते थे, उसमें कुछ जो पैसा मिलता था, उससे हम गुजारा करते थे। ऐसा हमने 2-2.5 साल तक किया। फिर लगा मुझे कि जो पढ़ाई की है उसका उपयोग तो हुआ नहीं।
तो क्या करें? तो मैंने तय किया कि अपन कहीं शहर में चलते हैं, कोटा में चलते हैं, जी। और वहाँ जो भी मिलेगा वो करेंगे। तो मैंने कोटा में जाकर के एक थर्मल पावर प्लांट है हमारे यहाँ, उसके गेट पर खड़ा हो गया। अब कोटा भी कोई तीसरी चौथी बार ही गया होऊंगा मैं। तो एक हमारे वहाँ गेट पर जो उस समय वहां के सुरक्षा अधिकारी होंगे, उसने मेरे को मना कर दिया, यहाँ खड़े नहीं रहेंगे। तो मैंने उनको कहा जी मैं तो थोड़ी देर में चला जाऊंगा, अभी मैं काम धंधा चाहिए। तो उन्होंने मेरे से बात स्टार्ट, क्या काम धंधा चाहिए, क्या कहाँ तक पढ़ाई है? तो मैंने अपने बताया कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। तो फिर उन्होंने मेरे पिताजी का नाम पूछा। तो पता चला कि वो पिताजी को जानते हैं। उनका यार वो तो माधोलाल जी को तो मैं जानता हूँ, और तुम्हारे मिलने वाले के लड़के हो। तो उनका तुम रुको यहाँ। तो एक कंपनी की गाड़ी आई वहां, और प्लांट से निकल के उन्होंने गाड़ी को रोका और कहा कि भाई ये लड़का है, पढ़ा लिखा है, और इसको आपका नौकरी देना चाहिए। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर उन्होंने थोड़ा जोर देखा कि हम तुम्हारा इतना काम करते हैं यार, तुम हमारे करने पर ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि इसको ही खड़ा रखो, हम शहर होके आते। शहर में 2 घंटे बाद आए, मैं वहीं खड़ा था। फिर वो मेरे को गाड़ी में बिठा के ले गए। कंपनी में ले जाकर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे, कुछ ड्राइंग बताई। ड्राइंग में जितना आता था मैंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम रख तो लेंगे, लेकिन 450 रुपए महीने देंगे। अच्छा। तो मैंने कहा 450 रुपए महीने देखो, ठीक है साहब। बोला कब से आओगे? मैं तो आज से आना मान लो। तो 450 रुपए मैंने वहां काम किया। हालांकि उन्होंने लास्ट तक 2-3 साल बाद तक मेरे 750 रुपए के आसपास कर दिए थे। फिर मैंने काम किया। तो एक तरीके से संघ में आपने काम किया, प्रचारक रहे, वापस लौटे, पढ़ाई हुई, नौकरी शुरू हुई। उसके बाद में ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति बनी कि फिर से दोबारा राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरीके से आपका आना देखिए, हुआ? मैं क्योंकि मेरा संघ से जुड़ाव निरंतर रहा, स्वयं निरंतर रहा हमें। जी। उसी पीरियड में जब मैं वहाँ काम कर रहा था थर्मल में, तभी मेरे को संघ के बड़े अधिकारियों ने कहा कि आपको बजरंग दल का गठन 1984 में हो गया था दिल्ली में। 86 में संघ के बड़े अधिकारी ने कहा कोटा में कि बजरंग दल का काम तुम देखोगे। तो मेरे को समझाकर उन्होंने बजरंग दल का काम दे दिया। नहीं, राजस्थान में बजरंग दल का मैं पहला सदस्य हूँ। राजस्थान में बजरंग दल के पहले सदस्य हैं? हाँ जी। और योको की बजरंग दल वहीं से राजस्थान में स्टार्ट हुआ है, हाड़ौती से शुरू, हाड़ौती से हुआ है। और फिर कैसे बजरंग दल काम करेगा, क्या करेगा, ये सब अधिकारी से विचार विमर्श करके मैंने ही सारी इसकी रूपरेखा बनाई, मैंने ही सारा तैयार किया। संयोग कहूँ, दुर्भाग्य कहूँ कि हमारे यहाँ कोटा शहर में अनंत चतुर्दशी जुलूस निकलता है। हाँ, बड़ा जुलूस निकलता है, मैंने देखा है कई बार। बड़ा निकलता है, उसमें 1 लाख से भी लोग होते हैं, कभी कभी ज्यादा होते हैं। तो अनंत चतुर्दशी वालों ने कहा, क्योंकि तुमने बजरंग दल काम करता था और काफी विस्तार वहां ले लिया था कोटा में, तो तुम इसकी सुरक्षा का काम देखोगे। मैंने ठीक है। तो जो ही अखबार में आया दूसरे दिन की अनंत चतुर्दशी जुलूस की सुरक्षा का काम मदन दिलावर देखेंगे, तो तत्कालीन एसपी ने मेरे को बुलाया। तो मैं नहीं गया। फिर उन्होंने एक एडिशनल एसपी भेजे, तो आपको एसपी साहब बुलाते हैं। तो मैं गया नहीं। मैं समझ गया था बजरंग दल का काम करते करते कभी कभी इस प्रकार से रोकने के लिए या 1-2 दिन रोक के जुलूस निकल जाएगा, उसके बाद छोड़ेंगे। तो मैं नहीं गया। फिर हमारी जाति के ही एक अधिकारी थे, जो था उनका नाम था बीडी असवाल। बीडी असवाल जी, जो अभी भी हैं, वो एसपी से रिटायर्ड हुए, उस समय डीवाईएसपी थे। उनका यार मैं एसपी साहब ने भेजा हूँ और मैं तुम्हारी जाति का हूँ, आप एसपी साहब के पास चलिए। मैं नहीं जाता हूँ। फिर उनको लगा कि ये जाएगा नहीं। उनका यार एसपी साहब ये आश्वस्त चाहते हैं, आश्वस्त होना चाहते हैं कि आप गड़बड़ नहीं करोगे जुलूस में। तो मैंने कहा जी गारंटी मेरी है, न तो हमारे बजरंग दल वाले गड़बड़ करेंगे, न अनंत चतुर्दशी जुलूस की जो हमारी समिति वो करेगी। लेकिन किसी ने गड़बड़ किया तो फिर हमको नहीं रोक पाओ। छेड़ेंगे भी नहीं, लेकिन छेड़ने वालों को छोड़ेंगे भी नहीं। क्यों? फिर हम रोक नहीं पाएंगे। और उस समय क्या परिस्थितियां बनती है मैंने कहा, पर
अच्छा नहीं होगा ये। उनका ये जिम्मेदारी हमारी है, ये जिम्मेदारी हमारी है। मैंने ठीक है। फिर उन्होंने दोहरा एसपी साहब, मैंने एसपी साहब का तो नहीं जाऊंगा मैं। वो कहके चले गए। फिर मेरा अंडरग्राउंड हो गया। मुझे पता चला कि ज्यादा फोर्स लेकर के शायद उठा के ले जाएंगे तो क्या करेंगे। तो अनंत चतुर्दशी जिस दिन निकला, उस दिन वहां के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, जिसको हम घंटाघर कहते हैं कोटा में, घंटाघर, वहां से जुलूस निकला। तो उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन भी चल रहा था। ये 89 की बात है। 1 रुपया दे दे रे भैया रामशिला के नाम पर। 1 रुपया दे दे रे भैया रामशिला के नाम पर। हाँ, 1.25 रुपया होगा, 1 रुपया होगा। 1 रुपया दे दे रे भैया रामशिला के नाम पर। तो उसी समय ऊपर से छतों से लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े आए, फिर पत्थर आए, फिर बम फेंके। बम भी फेंके गए? पेट्रोल बम? नहीं नहीं, ऐसे गोल गोल थे वो थे। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने गोलियां चलाई। तो कुछ लोग उस जुलूस के उसमें मर गए। अच्छा। यानी हत्या हो गई। भगदड़ मच गई जोर से। इतनी भगदड़ मची कि वहां बचा ही नहीं कोई, 2-5 लोग बचे। अच्छा। मैं भी वहीं बचा। तो मैं सब भागेंगे तो ठीक नहीं। हम जीना मरना यही कि जितने लोग मर गए तो अब देखेंगे क्या होता है। एक एडिशनल एसपी थे उस समय, ज्ञानचंद गुप्ता जी। तो वहां थे वो। फोर्स भी में भी भगदड़ मच गई, पुलिस का ज्यादा नहीं थी। वो एक गुमटी में जाके छुप गए। अच्छा। मैंने उनको कहा तुम गोलियां चलाने की परमिशन दो इनको। आरएसी वालों को हमने कहा तो भैया हमको तो कोई परमिशन देगा जब। तो उनको हम गिरबान पकड़ के बाहर निकाल के लाए। तो उनको लगा कि 4 लोग मर गए तो ये कहीं हम हमको मार नहीं दे, क्योंकि हम 8-10 लोग इकट्ठे हो गए थे सब। तो उन्होंने फिर गोलियां चलाने की परमिशन दी। फिर जो हमलावर थे वो पीछे थे। और कुल मिलाकर जो अपुष्ट समाचारों से हमारे पास समाचार हैं, लगभग 30 से 36 लोग वहां उसमें मरे। 30 से 36 लोग? कौन से सन की बात होगी लगभग? 89। हाँ। कुछ लोग तो ऐसे थे जो अलीगढ़ के थे, मेरठ के थे। कुछ लोग ऐसे थे उसमें से जो शायद दंगा कराने के लिए ही आए थे। पूरा षड्यंत्र पहले से षड्यंत्र पूर्वक था। मेरे पर वो सारा मुकदमा मेरे ऊपर लगाया। एक कमीशन बैठा, कमीशन ने फिर मेरे को क्लीन चिट दी। लेकिन इसके बीच में जब मेरे मुकदमा दर्ज कराया तो मैं अंडरग्राउंड हो गया। और मैं तलवाड़ा करके एक जगह है बांसवाड़ा में, वहां तक मैं चला गया। अच्छा। दूर पे, इतने दूर कैसे ढूंढेंगे। तो वहां एक मेरी सहपाठी थी जो राखीबंद बहन भी थी। उसके पति डॉक्टर थे वहां। तो वहां जाकर मैंने ऐसा कहा, तो फिर वहां के जंगलों में कुछ दिन में रहा। उसी पीरियड में मेरी हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत हो गई। अच्छा। अग्रिम जमानत हो गई तो मैं आ गया। आने के बाद एक बजरंग दल के कार्यकर्ता को 2-3 बार थाने में बिठा लिया था, कुनियाड़ी थाने में। तो मैं थाने के भाई इसको क्यों बिठाया? बोला तुम भी बैठ जाओ। अच्छा। मैंने मेरे ऊपर आरोप क्या है? मेरी जमानत हो गई। बोला एक मुकदमा है तुम्हारे ऊपर, कोई नारे लगाएंगे हमने कि हिंदुस्तान हिंदुओं का होगा, भारत मेरी रहना होगा, तो वंदे मातरम कहना होगा। उसी पर उन्होंने 153 में मेरे को मुकदमा दर्ज करके और मेरे को गिरफ्तारी दर्शा दी। मेरे को जेल में डाल दिया। हमारे संगठन के लोगों ने कहा जी कि अब इसकी जमानत नहीं कराएंगे और बिना जमानत के इसको छुड़ाएंगे। 19 दिन जेल में रहा मैं। क्या उसी समय वो नारे लगे थे कि जेल के ताले टूटेंगे, मदन दिलावर छूटेंगे? मैं जब जेल में था तो दाऊदयाल जी जोशी उस समय सांसद थे और 3 दिन तक कोटा शहर बंद रहा। और जगह जगह जुलूस निकले, बड़े बड़े जुलूस निकले कि जेल के ताले टूटेंगे, मदन दिलावर छूटेंगे। दाऊदयाल जी जोशी के नेतृत्व में बड़ा जुलूस निकला। उसमें फिर बम फेंका किसी ने। एक हमारे सुरेश मेहरा के मेरे मित्र हैं, उनका भाई था, वो उसमें एक्सपायर हो गया बम फेंकने में। दाऊदयाल जी के ऊपर बम फेंका था, लेकिन वो उसके नहीं लगा, उनकी लगा तो वो वहां मर गया। खैर मैं तो उस समय अंदर जेल में था। फिर उसके बाद संगठन ने निर्णय किया कि इनको जमानत करा लेते। मैं जमानत से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद
वहीं बाहर ही किसी ने, या तो हमारे विश्व प्रसिद्ध उस समय तत्कालीन नेता थे चंद्रपाल जी गुप्ता जो अध्यक्ष हुआ करते थे, और अपने संगठन के लोग, हमारे संगठन के लोगों ने तय कर लिया कि राजनीति में भेजना है। तो कुछ 2-4 दिन बाद मेरे को कहा गया कि आपको राजनीति में काम करना है। मैं तो गरीब आदमी हूँ और मैं राजनीति में नहीं कर सकता, और मेरे को ये भी थी कि वहाँ बहुत विद्वान लोग रहते हैं, अपने जैसे गांव वाले का क्या लेना देना है वहाँ। तो मैंने साफ मना कर दिया। फिर संघ के बड़े अधिकारी उस समय रायन जी भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि बच्चू तुम तुम्हारे गांव की तरफ जाते हो कि नहीं जाते हो? मैंने जाता हूँ, गांव तो जाता हूँ। नहीं, बोला तुम्हारे गांव के आसपास जितने गांव में घूम के आया करो। मैंने मुझे क्या करना है गांव में घूम कर। फिर का कुछ दिन बाद कहा उन्होंने कि तुमको चुनाव लड़ना पड़ सकता है। मैंने भाई साहब आपके हाथ जोड़ लूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 1 महीने बाद फिर उन्होंने कहा गए थे कि तुम? मैं नहीं गया। तो फिर उनका जाना चाहिए। तो मैं समझ गया कि चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो मैंने मेरे पिताजी को जाकर कहा, मैंने कहा, मैं पिताजी को दादाजी बोलता था, मैंने कहा दादाजी वो शाखा वाले हैं, वो मेरे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने बहुत गालियां निकाली मेरे में। अच्छा। और गालियां निकाले के जो शब्द कहे वो बहुत ही अच्छे नहीं थे। बोला ये तो अच्छे लोगों का काम नहीं है, चुनाव लड़ना अच्छे लोगों का काम नहीं है। अच्छे लोगों का काम नहीं, बदमाश लोगों का काम है। और उन्होंने 1-2 शब्द और कहे जो मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ। पर ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। मैं चुप्पी साध गया। फिर कोई महीने भर बाद ही फिर भाई साहब उन्होंने कहा कि भाई आपको चुनाव लड़ना है। उन्होंने भाई साहब मेरे पिताजी ने मना कर दिया। कुछ थोड़े दिन बाद टिकट लेकर के एक हमारे उस समय के तत्कालीन विभाग प्रचारक थे नरेंद्र जी मेघ आजकल बाबा हो गए हैं, बाबा निरंजन जी नाथ जी। तो मैं संघ कार्यालय बुलाया और कहा कि ये लो। क्या भाई साहब? बोला तुम्हारा टिकट है ये। मैंने काय का टिकट? मैंने तो पहली बार देखा। काय का टिकट? हम तो टिकट जानते थे ऐसा कोई रेलवे की तरह का कोई टिकट होता होगा। और तुम जाकर इसको जाओ अटरू और इसको जमा कराना है और चुनाव लड़ना है। 93 की बात होगी? नहीं, फरवरी 90। अच्छा, 90 में जो चुनाव हुआ था, ठीक है। फरवरी 90। तो मैं बैठा रहा, वो स्नान करने चले गए। वापस आए स्नान करके घंटे के ऊपर बाद। तो तुम यहीं बैठे हो, गए नहीं? और भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं किराया था। तो 20 रुपए दे मेरे को। किराए के पैसे नरेंद्र जी ने दिए, विभाग प्रचारक जी ने? हाँ जी। फिर मैं, क्योंकि 10 रुपए उस समय वहां से ट्रेन के लगते थे, तो मैं चला गया ट्रेन में बैठ के अटरू उतर गया। तो पहले से इन्होंने कार्यकर्ताओं का क्या रखा होगा, 2-5 कार्यकर्ता वहां स्टेशन में मिल गए मेरे को। मिलते ही और टाइम हो रहा था कि भाई 3 बजे के बाद नहीं लेते। तो हमने जो सब कार्यकर्ताओं ने एक ठेला लिया, उस पर एक माइक रख दिया, ठेले को गुड़काते हम ले गए। वहां जाकर के ठेला दूर छोड़ दिया और मेरे को कहा कि वहां फार्म भरना है। तो ज्यादा लोग तो थे नहीं, 10-5 लोग थे। वो तो साइड में खड़े हो गए, मैं वहां तहसील के जाकर खड़ा हो गया। जो अंदर जाने लगा तो पुलिस वालों ने मेरे को रोक दिया। उन्होंने कहा जा रहे हो? मैंने मुझे तहसीलदार से मिलना है। नहीं, आप साइड में खड़ा हो जाओ, अभी वो मदन दिलावर आएंगे फार्म भरने। आपसे ही कह रहे हैं? मेरे से कह रहे जी। तो मैं थोड़ी देर चुप्पी साध गया। फिर मैंने उनको कहा जी मैं ही मदन दिलावर हूँ। और मेरी तरफ देखे कि एक टूटा सा तो बैग था मेरे पास और पजामा में हल्का सा फटा हुआ था, ऐसे ही था। तो उनको लगा तुम मदन दिलावर बना? अरे भाई जाने दो आगे जा। जब मैं तहसीलदार के कमरे के गेट पे गया तो फिर वहां के डीवाईएसपी ने मेरे को हटा दिया। बोला नहीं तुम बाहर निकलो, अभी मदन दिलावर जी आएंगे। वो सोच रहे होगे पता नहीं कौन सा तामझाम के साथ वो, क्योंकि बड़ा नाम था, गिरफ्तार हो गए तो बड़ा नाम था जी। फिर मैंने 2-1 मिनट बाद कहा जी मैं मदन दिलावर हूँ। तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, बोला फालतू बात नहीं करते, साइड में जाओ। तो फिर मैंने कहा, तो उनको लगा कि हो सकता है, और एक खड़ा था, उन्होंने कहा ये मदन दिलावर इनका नाम। तो मैं अंदर गया तहसीलदार के पास। अंदर जाते ही तहसीलदार ने देखा तो साइड में जाओ, अभी फार्म भरने आ रहे मदन दिलावर जी। मैंने साहब मैं ही तो मदन दिलावर हूँ। तो कभी तो मेरी चप्पल की तरफ देखे, कभी मेरी ड्रेस की तरफ देखे, मेरे चेहरे की तरफ देखे। बोला आप ही मदन दिलावर हो क्या? मैंने हाँ जी मैं ही हूँ। पैसा नहीं
परमेश्वर जी दायमा एक मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता है संघ के, जी। वो मिसा में भी रहे, तो उन्होंने 2-4 लोगों से इकट्ठा करके वहां फिर 125 रुपए की रसीद कटा के हाँ। और फिर उस साथ लगाए, फिर वो फॉर्म हमारा जमा हो गया। इस तरीके से फॉर्म जमा हो गया। इस तरह से हमारा फॉर्म जमा हुआ, जी। चुनाव लड़े, हाँ। पर मुझे पता नहीं उस समय हम्म। कि पैसा कहाँ से आया, चुनाव का कहाँ गया। अपने आप में ये भी एक बड़ी विचित्र सी बात है कि जिस तरीके से आपका टिकट आया, किराए के पैसे नहीं है, फिर वहां जो रसीद कटवानी है उसके पैसे नहीं है। आज की राजनीति और उस दौर की राजनीति कितनी बदल गई, और संघ के कार्यकर्ताओं की मुझे लगता है ये एक बड़ी खास बात है। जो सादगी और सरलता की जो बात कहते हैं, वो केवल कागजों की बात नहीं है, वो बात है जीवन के क्षण क्षण की। आप देख सकते हैं मदन जी दिलावर ने जिस तरीके से हमारे सामने ये विषय रखा कि किस तरह से पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा। ये तो बात हो गई आपकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से चल के विद्यार्थी परिषद और बजरंग दल की यात्रा करते करते राजनीति में प्रवेश की। इस बीच में यदि देखते हैं तो लगभग 4-5 संगठनों में अनुभव रहा आपको काम करने का। इन तीनों चारों में चूंकि विचार तो एक ही है, लेकिन फिर भी कौन से संगठन में काम करते हुए आपको सबसे अधिक आनंद आया, क्या लगता है? देखो क्योंकि आनंद तो लगभग मेरे को दोनों तीनों में आया, लेकिन सबसे ज्यादा जो संस्कार मिले मुझे जी। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिले हैं। और मैं स्वयंसेवक नियमित रहा जी। अभी भी मैं संघ की शाखा जाता हूँ, लेकिन ये है कि दिनों की संख्या पहले से कम हो गई। अच्छा, अनुकूलता रहती है तो अभी भी शाखा जाते हैं, प्रार्थना होती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रार्थना आज मुझे याद है, और जब मैं शाखा जाता हूँ जी, तो प्रार्थना में ही बोलता हूँ। अच्छा, अभी पूरी प्रार्थना आप करवाते पूरी हैं? प्रार्थना याद है। अच्छा, संघ का शिक्षण क्या रहा आपका? मेरा संघ का शिक्षण प्रथम वर्ष रहा। प्रथम वर्ष हुआ, कौन से सन में जब किया भी होगा लगभग? ये 70 जो इमरजेंसी के बाद पहला वर्ग हुआ था, और ये उदयपुर के भोपाल नॉवेल्स कॉलेज से किया था। अच्छा अच्छा, वहां से किया। आपने संघ में बहुत से लोगों के साथ में काम किया, गृहस्थी लोग भी होंगे, प्रचारकों के भी कुछ, राजेंद्र जी साहब के, और इस समय जो बाबा निरंजन नाथ जी हैं उनका आपने जिक्र किया। ऐसे कौन से कार्यकर्ता हैं, पहले तो बात प्रचारकों की करते हैं, प्रचारकों में ऐसे कौन से प्रचारक रहे जिनका आपके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव आपको लगता है कि वो उस दौर में मेरे आइडियल थे, उनको देख के मैं सीखता था कैसे बोलना है, कैसे काम करना है, ये सब? देखो उस समय जो मैंने कहा कि जिन जो 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 प्रचारक मेरे जीवन में आए, सबसे पहले मुरलीधर जी नागर जी, परमानंद जी भाई साहब और राजेंद्र जी भाई साहब। क्योंकि मुरलीधर जी तहसील प्रचारक थे अट्टू के, जिला प्रचारक परमानंद जी भाई साहब थे, और विभाग प्रचारक राजेंद्र जी भाई साहब थे। तो इन तीनों से ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और कभी कभी माननीय सोन सिंह जी और माननीय ब्रह्मदेव जी से भी मिलना होता था। अच्छा, सोन सिंह जी तो बहुत कठोर अनुशासन वाले प्रचारक उस समय बताए जाते बहुत थे। कठोर अनुशासन तो था, लेकिन स्नेह बहुत करते थे। अंदर से भी बहुत वैसे थे, मतलब नारियल जैसा बाहर से बहुत कठोर होता है, स्नेह बहुत करते थे जी। और कठोरता में तो राजेंद्र जी भाई साहब का मुकाबला भी नहीं है। बहुत कठोर है, और वो खुद के ऊपर भी इतने ही कठोर है जितने दूसरे के ऊपर कठोर है। और मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि छोटे मोटे लोगों की या छोटे मोटे प्रचारकों की तो उनसे बात करने की हिम्मत ही नहीं होती है। बहुत डर लगता था उससे बात करते समय। ऐसे कोई गृहस्थी कार्यकर्ता का भी नाम ध्यान में आता है कि जो जिस दौर में आप प्रचारक रहे, तो एक तरीके से प्रचारक तो अपना घर परिवार छोड़ के दूसरे क्षेत्र में काम करता है, तो कोई गृहस्थी कार्यकर्ता जिनका बड़ा स्नेह आपको मिलता हो? देखो उस समय मांगी लाल जी गौड़ पीटीआई थे और संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे वो। उनका स्नेह, उनकी पत्नी का स्नेह मुझे बहुत मिला। कभी भूख लगती तो कई प्रवास से आते, लेट सवेट भी आते तो उनको कहते तो भोजन बनाकर देती थी भाभी जी। मैं कई बार कहता भाभी जी 1-2 रोटी होगी तो मैं तो खा लूंगा। नहीं नहीं नहीं, ठंडी रोटी नहीं खाओगे। ऐसे ही भाई साहब थे। दूसरे थे दिनेश जी बंसल शाहबाद के, उस समय वो तहसील कार्यवाह करते थे। तो उनके परिवार का ही मुझे बहुत स्नेह मिला। वैसे तो स्नेह तो कई लोगों का मिला, जो सबसे ज्यादा स्नेह उस समय जब मैं प्रचारक था तो मेरे इन दोनों परिवारों का मुझे बहुत स्नेह मिला है, बहुत कृपा थी।
हमारा एपिसोड आखिरी चरण में है। ये जानना चाहेंगे कि संघ में, बजरंग दल में बड़ा काम किया, धुआंधार आपने काम किया। कोई बड़े अखिल भारतीय स्तर के प्रचारक या पदाधिकारी, उनके साथ का भी कोई संस्मरण विशेष रूप से कोई आपको यदि याद आ रहा हो तो हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। देखो हम तो क्योंकि बहुत बड़े प्रचारक तो थे नहीं, जी। छोटे ही प्रचारक थे, इसलिए माननीय ब्रह्मदेव जी हुँ, से बड़े अखिल भारतीय अधिकारी का हमको ज्यादा नहीं मिला, लेकिन उस समय अंता में हुँ, कोई अखिल भारतीय स्तर की एक कार्यक्रम था, हुँ, हुँ, अ, जिसमें माननीय मोरोपंत जी पिंगले भी पधारे थे। हुँ, हुँ, मोरोपंत जी पिंगले बहुत ही विनोदी स्वभाव के थे, हुँ, बड़े मस्त थे। तो हमको लगा कि कई बार प्रचारक इतने विनोदी स्वभाव के भी होते हैं क्या। जी। अ, तो लगा कि संघ का काम मस्ती में करना चाहिए, हुँ, 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 अ, और आनंद से करना चाहिए। जी। तो बड़ा अच्छा लगा उस समय। हुँ, हुँ, और माननीय ब्रह्मदेव जी के कई बार हमने बौद्धिक सुने, हुँ, तो जब वो का बौद्धिक सुनते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे, बाल खड़े हो जाते थे। जी। ऐसे मार्मिक उनका बौद्धिक होता था, हुँ, हुँ, कि जैसे कोई मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर दें, जी। ऐसा उनका बौद्धिक हुआ करता था। जी। आप मंत्री रहे अलग-अलग समय पर अलग-अलग मुख्यमंत्रियों के साथ में। आपके कार्यकाल की कुछ बातें लोग उनकी चर्चा करते हैं सामान्यतः पत्रकारिता में कि यदि किसी विद्यालय में किसी शिक्षक ने सरस्वती वंदना करने से मना कर दिया तो निलंबित कर दिया गया। कोटा में इमैनुअल मिशन का जिस तरीके से धर्मांतरण वाला मामला आया, आप फ्रंट फुट पर रहे। विद्यालयों में सूर्य नमस्कार की बात हो या छात्रावासों में भोजन मंत्र की बात हो, तो आपका ज़िक्र ज़रूर होता है। क्या लगता है ये अलग तरीके के जो आपने फैसले लिए, परंपराओं के साथ जोड़ने वाले जो फैसले लिए, इसमें कहीं न कहीं वो संघ के संस्कार, संघ की घुट्टी उसका क्या कुछ प्रभाव रहा है? देखो हमेशा संघ यही सिखाता है कि जहां भी हो आप, जो भी आपको काम मिलता है हुँ, उसको तन्मयता के साथ कीजिए, जी, ईमानदारी के साथ कीजिए, और उसमें ऐसा कुछ कीजिए जिसे ज्यादा अच्छा कर सके हम लोग। जी, तो कोशिश यही करते हैं। मैं जब समाज कल्याण मंत्री था, हुँ, तो मैंने एक पालनहार योजना प्रारंभ की। जी, पालनहार योजना का मन में कैसे आया, ये भी एक कहानी है। जी, मैं कक्षा 1 में पढ़ता था, हुँ, तो मेरे स्कूल के सामने हुँ, एक महाजन परिवार का घर था, हुँ, और उनके एक बेटा और एक बेटी थे। हुँ, बेटी का नाम था रतन, हुँ, और उनके बेटे का नाम था भंवरलाल। जी, तो अच्छे, बहुत ही प्यारे बच्चे थे, बहुत अच्छे साफ सुथरे होकर आते थे। उस समय स्कूल में साफ सुथरा आना बड़ी ये बड़ी बड़ी बात थी। बड़ी बात होती थी। जी, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन के आता था, हुँ, आते थे। उन बच्चों का दुर्भाग्य था कि उनकी माँ एक्सपायर हो गई। अच्छा, फिर भी उनके पिताजी जो छीतरलाल जी थे, हुँ, हुँ, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनको पाला पोसा। हुँ, हुँ, उनका दुर्भाग्य ये था कि 6 महीने बाद वो भी मर गए, अनाथ से हो गए। हुँ, हुँ, अब मैं नहीं कहूंगा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे जिनके जिनके साथ वो बच्चे रहे वो हाँ, आज जिंदा है तो अच्छा नहीं मानेंगे। हुँ, 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 तो मुझे लगा कि जब मैं पढ़ता पढ़ता 9वीं क्लास में चला गया, जी, मैं समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में रखकर पढ़ता था। हुँ, हुँ, तो एक दिन मेरे पास वो आया कि जैसे नंगे पैर, बालों की स्थिति ठीक, फटे हुँ, कपड़े। मेरे को आगे कहा मदन, वो क्योंकि थोड़ा सा अकल आता था, हुँ, हुँ, तो मदन रोटी खाऊंगा मैं, यानी रोटी खाऊंगा। जी, रोटी है क्या? तो हम बचपन में छोटे ही थे, हुँ, हुँ, तो रोटी छुपा के रखते थे, सुबह खाते उस छुपा लेते थे, हुँ, हुँ, ताकि दिन में भूख लगेगी तो हम खाएंगे। जी, तो मैंने वो एक ज्वार की रोटी थी, एक एक रोटी छुपा के रखी थी। हुँ, हुँ, तो मैंने रसोई में जाकर उसको सेक किया आग में, हुँ, और हुँ, उसको खिला दी। खाने के बाद उसने कहा कि मैं मदन मरूंगा। तो मैंने कहा मरना नहीं, तू रोज आया जाया कर, मैं 2 रोटी छुपा के रखूंगा, हुँ, हुँ, एक तो खाना, एक मैं खाऊंगा, रोज आया जाएगा। तो सुन के निकल गया, लेकिन 4 दिन बाद वो रेल की पटरी के पास मरा हुआ मिला। ओह! उसमें कर भी क्या सकते थे। हुँ, हुँ, उससे दोस्ती थी, इसलिए थोड़े 1-2 दिन तो कष्ट रहा, लेकिन भूल भाल गए। हुँ, पर जब मंत्री बना मैं,
तो ये एक दो महीने बाद डिपार्टमेंट को समझ नहीं लगा, क्योंकि एमएलए बनने के बाद में मंत्री दूसरी बार में बना, तो मंत्री बना तो ध्यान आया कि ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने मेरे अधिकारी से कहा, तो उस समय कुशल सिंह जी जो सीनियर आईएएस थी वो मेरी सेक्रेटरी थी, और निरंजन आर्य मेरे डायरेक्टर थे जो अभी चीफ सेक्रेटरी से रिटायर्ड हो पहले। उनको दोनों को मैंने कहानी सुनाई, मैंने कहा इसमें कुछ करना चाहिए, इसकी ऐसी योजना बनाना चाहिए कि जिनके माँ बाप नहीं होते हैं उनका पालन पोषण कैसे हो। मैंने उनकी दुर्गति होती, कोई संभालते भी तो उनको अपने बेटों जैसा व्यवहार उनके साथ नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं, मैंने कहा घर बैठे उनको पैसे दिए जाएं। तो उन्होंने कहा जी वो घर बैठे बच्चे छोटे होंगे तो कैसे करेंगे, तो मैंने कहा कोई जो उनके पालन पोषण करता नजदीक का रिश्तेदार उनको दे देंगे तो बोझ नहीं समझेगा। तो ऐसे करके फिर उन्होंने इस प्रकार की योजना बनाई और मेरे पास लाए। मैं माननीय भैरव सिंह जी के पास उस योजना को ले गया। तो भैरव सिंह जी ने बोले तो मजाक में कहा तो क्या क्या करता रहता है तेरे और काम नहीं क्या। मैंने कहा जी मैंने साहब ये तो माँ बाप नहीं होते बहुत परेशानी। उन्होंने मेरे को कहा ऐसा कर अभी स्टेप वाइज कर इसको, पहले इसको शेड्यूल कास्ट वालों को लेकर देते। ठीक है साहब, उस शेड्यूल कास्ट वालों के लिए उन्होंने फाइल पर मेरे स्वीकृति दे दी, ये योजना लागू हो गई। फिर 3 महीने बाद मेरे को लगा कि मैंने जाके कहा कि साहब जिनके माँ बाप नहीं उसकी काय का शेड्यूल कास्ट, काय का शेड्यूल ट्राइब, काय का जनरल, माँ बाप नहीं। अच्छा तो फिर फाइल पे लेके आ। तो मैं फाइल पर लेके गया तो उन्हें फिर स्वीकृति दे दी। ऐसे ये पालनहार योजना बनी और मेरे जीवन की सबसे सुखद योजना है मेरे लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से पालनहार योजना वो बनी, वास्तव में संवेदनाओं में से जो योजनाएं निकलती हैं वे धरातल पर ठीक प्रकार से काम करती हैं। कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में क्या संदेश देना चाहेंगे संघ के शताब्दी वर्ष में आज के इस दौर में कार्यकर्ताओं को? देखो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, यदि हम हमारे जीवन में यदि हम संस्कारित हैं और संस्कारों का उन्नयन करना है जी, या संस्कार पाना है तो संघ की शाखाओं से संपर्क में रहना चाहिए, संघ की शाखा में जाना चाहिए। तो खेलते कूदते ही संस्कार अंकुरित होते रहेंगे और जिसके कारण हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हैं मदन दिलावर। आप आज चाहे जानते होंगे शिक्षा मंत्री के रूप में, लेकिन इनके साथ में हमने सुने किस तरह के रोचक किस्से, किस तरह से घाटियों में साइकिल को कंधे पर लेकर जाते थे और जब राजनीति के लिए भी आज चाहे भगदड़ मचती हो, लेकिन जिनको पता तक नहीं था कि आखिर कैसे जाके फॉर्म जमा करवाया जाएगा, संगठन ने जो आदेश कर दिया जहां खड़े होकर काम करना है वही काम किया, संगठन के आदेश पर किया। और आज भी जब समय मिलता है तो इन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाकर प्रार्थना भी करते हैं और संघ के संस्कार ऐसे होते हैं कि जो आप यदि किसी की कहानी दारुण कथा सुनते हैं तो आंखों में अश्रु आते हैं और उन्हीं अश्रुओं में से निकलती है पालनहार योजना। चाहे बजरंग दल में काम करेंगे तो साहस और शौर्य दिखेगा और समाज में काम करेंगे तो संवेदनाएं काम करेंगी। शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला यही सब सिखाती है, यही संस्कार देती है। क्या कहना है आपका इस चर्चा पर, क्या कहना है मदन दिलावर के संघर्षों को लेकर, क्या कहना है संघ की इस अनथक अविराम यात्रा पर, कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नई शख्सियत के साथ जिनके साथ जुड़ी है अनेक संघर्षों की गाथा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।